नईगढ़ी ब्लॉक में अति महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित समस्त मंच से इजाजत समय की नजाकत को देखते हुए समस्त मंच पर सम्मानित पदाधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित समस्त मजबूत कांग्रेस को मजबूती देने वाले मजबूत सिपाहियों, साथियों, एक सवाल आता होगा आपके दिमाग में कि लोग कहते हैं कि प्रशिक्षण होना है, कहते हैं ना, तो ये भी बात आती है कि हम क्या, आप लोगों ने कितने चुनाव नहीं कराए होंगे, नगर पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, विधानसभा के, लोकसभा के, तो आपको को सिखाने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या सिखा पाएंगे? अब तो आपसे सीखने आए हैं, लेकिन शिक्षण में और प्रशिक्षण में फर्क होता है। शिक्षण एक नियत दिशा में होता है और प्रशिक्षण जो काम हम कर रहे हैं उसको कैसे और प्रखरता से किया जाए, समझ रहे बात को? क्योंकि समय के साथ साथ कहते हैं ना, वक्त की नजाकत के साथ बदलना पड़ता है, तो ये वही कला है, हमें समय की आवश्यकता के साथ बदलना है। उसी के क्रम में बात करेंगे। दो लाइनें आपके सम्मान में बोलते हुए मैं अपनी बात को आगे रखूंगा कि जो फकीरी का मिजाज रखते हैं, जो फकीरी का मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, और जिन्हें कल की नहीं फिक्र वो मुट्ठी में आज रखते हैं। तो वक्त है आज को मुट्ठी में करने का, क्योंकि यदि आज को हमने नहीं समझ पाया, आज की भूमिका को हमने नहीं समझ पाया, तो फिर वही बात करेंगे कि हाथ से जैसे रेत फिसलती है ऐसा वक्त भी हमारा फिसल जाए। बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं, बहुत कठिन चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि आप किससे लड़ रहे हो? एक सत्ताधारी दल से लड़ रहे हो, एक छल कपट बहरूपी लोगों से लड़ रहे हो। पता नहीं वो किस रूप में आपके सामने आएंगे तो हमको विचलित कर जाएंगे। हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, हमें अपनी भूमिका के प्रति न्याय करना है। अभी तक हम ये सोचते आते थे कि चुनाव जीत जाते हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष कहते थे हमारा ब्लॉक जीत गया, जिला अध्यक्ष कहते थे कि हम हमारे जिले में सभी विधानसभा जीत गए, या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बोल देते हैं कि हमने विधानसभा जीत ली, आपकी कहीं भूमिका नहीं आती थी। आती थी क्या? आती थी क्या? ये पहली बार हो रहा है। ये आपकी पहचान, आपका स्थान सुनिश्चित करने के लिए, आपकी पहचान को मजबूत करने के लिए, आपके अपने वजूद के बारे में आपको एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर निखार लाने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है। आप लोग सुनते होंगे कि कमलनाथ जी जब भी चर्चा करते हैं, या जो लोग भी बड़े नेता जाते होंगे टिकट मांगने वाले, वो ये नहीं पूछते कि आप चुनाव कैसे लड़ोगे, वो तो मुझे जीतोगे कैसे। आपके यहाँ पीएलए मंडल की स्थिति क्या है, आपके यहाँ बूथ कमेटी की स्थिति क्या है? सोचिए, एक प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व पूछ रहा है कि आपकी जमीन पर जो हमारा पार्टी का सिपाही खड़ा है उससे आपका संपर्क है कि नहीं है। तो आज प्रदेश का बड़ा नेता आपके बारे में बात कर रहा है। इसके पहले आपने कभी ये व्यवस्था देखी क्या? देखी? तो इस व्यवस्था में जब हम आए हैं, हम लोग हमेशा कहा करते थे कि देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना काम करते हैं। कहते थे कि कहते थे? कहते थे? हाँ ना जवाब दीजिए, कहते थे? हम लोग क्या कहते थे? देखो बीजेपी लोग कितना काम करते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, बीजेपी ने अपने जोनल इंचार्ज बना लिए, बीजेपी की बूथ पे काम कर रहे हैं, है ना? हम क्या कहते थे? हमें काम नहीं मिल रहा, यही बात आती थी ना। तो आज क्या हमारे पास काम की कमी है क्या? नहीं है। तो आप ये सोचिए, ये वक्त आ गया है अपने आप को साबित करने का, अपनी उपयोगिता को जताने का। अगर आप अपनी उपयोगिता को बताए हुए, जैसे भी आपके संगठन मंत्री जी ने बता दिया है काफी, उस हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो जब रिजल्ट आपके बूथ का आएगा, जब रिजल्ट बूथ का आएगा उसकी खनक भोपाल तक जाएगी। और मेरा एक और अनुरोध है, यहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठा है, आपके जिले के संगठन मंत्री बैठे हैं, कि जिस बूथ का जैसा रिजल्ट हो, जिस सेक्टर का जैसा रिजल्ट हो, जिस मंडलम का जैसा रिजल्ट हो,
उनको उस हिसाब से उनके जिलाध्यक्ष के माध्यम से भोपाल माननीय कमलनाथ जी के सामने जरूर भेजा जाए, ताकि क्रमवार रहा जाए। हमें अपने लोगों का सम्मान कैसे कराना है, ये जिले के नेतृत्व की जवाबदारी है। साथियों, हमें भटकाने वाले लोग भी बहुत आएंगे। कई लोग पैसों की चुनाव की वो हवा देखेंगे, उस पर भी बहुत लोग बात करेंगे। एक छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, यदि आप इजाजत दें मंच के वरिष्ठ साथीगण, तो मैं उसको बोल देता हूं। एक उसमें हमें भूमिका देखना है, उसमें हमें अपने आप को ढूंढना है। कहीं मैं उसमें उलझ तो नहीं रहा हूं कि मैं उससे अलग हूं कि नहीं हूं। उससे अलग यदि आप समझे तो अपने लिए आप ताली बजा ले। एक बार एक राज्य का राजा था, उसकी उम्र 75 साल के आसपास हो चुकी थी। वो बड़ा चिंतित था, उसके परिवार में कोई था नहीं। उसने अपने गुरु को बुलाया, गुरु से पूछा, गुरुजी मेरी उम्र हो चली है और मेरा कोई वारिस नहीं है, तो इस प्रजा का मेरे बाद क्या होगा, आप कोई उपाय बताएं। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, प्रजा के बारे में हित सोचना राजा का फर्ज होता है। आपने यदि मुझसे सलाह मांगी है तो मैं आपको एक सलाह देता हूं। उन्होंने कहा, आप राज्य में ढिढोरा पिटा दीजिए, राज्य में मुनादी पिटवा दीजिए। उनसे कहिए कि जो योग्य व्यक्ति होगा, जो राजा से आके मिलेगा, उसको जो है राजपाट का सिंहासन दे दिया जाए। राजा ने कहा, ऐसे तो इससे उपाय हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जो तरीके उन्होंने गुरुजी ने राजा को बताए, उन्होंने उस तरीके के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। राज्य में मुनादी पिटवाई गई, राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि राज्य सिंहासन खाली होने वाला है, आपको राजगद्दी मिलने वाली है। जो योग्य व्यक्ति होगा, जो राजा तक पहुंच जाएगा, उसको राज सिंहासन राज तिलक कर दिया जाएगा। पूरे गांव में उत्साह आ गया, पूरे राज्य में उत्साह छा गया, सबको राजा बनने की लत, सबको उस राजमहल तक ले आए। लेकिन राजमहल के बाहर जब पूरे राज्य का आयोजन था, पूरे राज्य के लोगों को बुलाया था, तो व्यवस्थाएं भी करनी पड़ी। व्यवस्था में उन्होंने क्या किया, कहीं नर्तकियों का नृत्य चल रहा है, कहीं सर्कस चल रहे हैं, कहीं तमाम तरह के तमाशे चल रहे हैं, खेल चल रहे हैं, कहीं शराब, वो सारे सब चीजों को सोमरस का इंतजाम है, उन्होंने इंतजाम कर दिया और उन्होंने समय दे दिया। उस समय के हिसाब से राजमहल के गेट खोल दिए। जब राजमहल के गेट खोले तो वहां जब जनता आई, क्योंकि सभी को राजा बनना था, तो उनमें से कुछ लोग, कोई नृत्य का शौकीन था तो नृत्य देखने में बैठ गया, कोई सोमरस का शौकीन था तो वो सोमरस के स्टॉल में चला गया, कोई सर्कस का शौकीन था तो सर्कस में चला गया, और कोई अपने अपने खेल तमाशे शौकीन था तब उसको उलझ गया। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति अंदर पहुंचा, अंदर पहुंच के उसने राजा से कहा कि मैं आपकी शर्त के मुताबिक मैं आपके पास आया हूं, मैं वो योग्यता में पात्रता रखता हूं, मुझे राज सिंहासन दे दिया जाए। कौन था वो था जिसने लक्ष्य पे काम किया है। हमें लक्ष्य पे काम करने वाला बनना है या इस तरह व्यवस्था में उलझने वाला बनना है, ये आपको तय करना है। चुनाव तो आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे। कई चुनाव हमने लड़ लिए, कई चुनाव हम हारे, कई चुनाव जीते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सकता है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया एक कार्यकर्ता को संवारने की, वो कार्यकर्ता को तराशने की प्रक्रिया है। यदि हमने इस समय का सदुपयोग किया, अपनी दी हुई भूमिका पे काम किया, तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा, जो हम तराशे जाएंगे, जो कार्यकर्ता के तौर पर तैयार होकर निकलेंगे, निश्चित तौर पर आप बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी व्यक्ति होंगे। होता क्या है, आपने देखा होगा, मंदिरों में शिलाएं नहीं रखी जाती, उनको आकार देकर मूर्ति का रूप दिया जाता है। वही वक्त आ गया है। बहुत कठिन चुनौती है साथियों। वोटर लिस्ट पे एक एक बूथ पर, वोटर लिस्ट पे एक एक मतदाता पर काम करने की आवश्यकता है। आपके संगठन मंत्री जी ने बहुत कुछ बता दिया है, मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा केवल मंडलम और सेक्टर की भूमिका पर। मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है ना, आपकी स्वेच्छा से हुई है, सबको जानकारी थी। आपको करना क्या है, केवल पदों को लेकर केवल मीटिंगों में आना ये काम नहीं है।
आपको ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे उसके सहयोगी के तौर पर एक मंडलम के पद का सृजन किया गया है। आपको समन्वय के साथ मंडलम सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष और डीसीसी को समन्वय के साथ काम करना है। मंडलम पे आपको जो आपने कांग्रेस की कमेटी बनाई होगी, बनाई कि नहीं बनाई, 20-25 लोगों की, उस कमेटी के साथ एक अलग से समन्वय समिति जरूर बनाइए, ताकि मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरी उम्र पे मत जाना। मैंने कई राज्यों में इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर काम किया है और मेरा फेलियर बहुत कम है परसेंटेज में। मैं जहां रहा हूं चुनाव जीत के आया हूं। क्यों? क्योंकि अलग तरीके से काम करने की आदत मेरी है। समन्वय समिति का जो मैंने इस्तेमाल हर चुनावों में किया है, क्योंकि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष राजनीतिक काम में लग जाएगा, मंडलम अध्यक्ष भी राजनीतिक काम में लग जाएगा, सेक्टर अध्यक्ष भी राजनीतिक काम में लग जाएगा, लेकिन जो समन्वय समिति होगी वो समन्वय समिति के साथीगण आपके बीच में कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का काम करेंगे। वो कैसे काम करेंगे? सामाजिक प्रभाव रखने वाले जो लोग होते हैं, हम उन लोगों तक नहीं पहुंचते। इसको मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, इसमें कोई गलत नहीं है, सच्चाई की बात यह है। कांग्रेसी की बात करनी है तो ब्लॉक स्तर पे हम 10 कांग्रेसी लोग इकट्ठे हो गए, 50 कांग्रेसी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन आप याद रखिए कि आपकी गली में एक ऐसा परिवार भी रहता है जिसका सामाजिक प्रभाव बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि जिन घरों के वोटों को आप कभी नहीं ले पाए, वो हो सकता है सामाजिकता में अपना प्रभाव रखने वाले लोग उनकी एक आवाज से वोट निकल सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान देना है वोटर लिस्ट पे काम करते वक्त। इसी तरह मंडलम की कमेटी में बनेंगे समन्वय समिति, इसी तरह सेक्टर की समन्वय समिति बनेगी, इसी तरह बूथ कमेटी के अलावा बूथ की भी समन्वय समिति बनाइए। साथियों, आप खुद देखिए, बूथ, मंडलम, बूथ, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक, अगर इतनी समन्वय समिति बनाएंगे तो मेरे ख्याल से कम 400 से 500 लोग ऐसे होंगे जो आपसे नए तरीके से जुड़ेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? क्या आज तक कभी हमने उनको जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। सबसे बड़ी बात ये होती है वोटर लिस्ट पे हमें अपने लोगों को चिन्हित करना है, हमें छांट लेना है कि हमारी विचारधारा के कितने लोग हैं, हम बीजेपी की विचारधारा के कितने लोग हैं, हमें किन वोटरों पे काम करना है। उदाहरण के स्वरूप, यदि हमारे पास 1000 मतदाता एक बूथ पर है, हमें 1000 मतदाताओं पे काम नहीं करना, क्योंकि 1000 लोगों से संपर्क करने के लिए जो हमें ऊर्जा लगानी है, वो ऊर्जा को गलत जगह खर्च नहीं करनी है। हमें अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को कहां और किस माध्यम से कितना खर्च करना है, यही हमारे नतीजे में परिवर्तित होता है। क्योंकि हम मेहनत तो काफी हर बार करते हैं, लेकिन यदि नतीजा नहीं आता है तो हमें खुद का भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। हमें वोटर लिस्ट पे ये भी देखना है, जैसे कांग्रेस की विचारधारा छांट ली, हमने बीजेपी की विचारधारा के लिए छांट लिए, अगर 1000 में से 600 लोग ऐसे निकल गए तो कितने लोग बचते हैं? 400 लोग बचते हैं। उन 400 लोगों में हमें ये भी देखना है ऐसे कितने लोग हैं जो कभी ना कांग्रेस के साथ चलते हैं, ना कभी बीजेपी के साथ चलते हैं, वो केवल ये देखते हैं कौन जीतने वाला, उसको वोट दे देंगे। वो व्यक्ति ही केवल चुनाव को प्रभावित करता है। उन व्यक्तियों के हमें बराबर, ये नहीं कहना तुम हमें वोट दो, उन व्यक्तियों से हमें बराबर संपर्क में रहना। तो यदि हम संपर्क में रहेंगे तभी आप उनसे अपने मन की बात कह पाएंगे। क्योंकि अचानक जाके आप कहेंगे तो वो तो यही कहेंगे ना, कल तक तो मुझे पहचानते नहीं थे, आज कैसे आए? तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इन सब चीजों को ध्यान रखना है। आपको वोटर लिस्ट में अपने एक सूची बनाइए, सूची ये बनाइए कि आपके वोटर लिस्ट में, आपकी गली में कितने परिवार ऐसे हैं, आपके बूथ पर कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें एक घर में 30 वोट है, कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें एक घर में 20 वोट है, कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें एक घर में 15 वोट है, 10 वोट है। हमने जब स्कूलों में पढ़ा है तो आरोही और अवरोही क्रम पढ़े होंगे, पढ़े ना? ऐसे घटते बढ़ते क्रम में यदि हम काम करेंगे तो ऐसे लिस्ट अगर हम बनाएंगे, उस लिस्ट के आधार पर हम कम मेहनत में ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और एक चीज की गलती बिल्कुल मत करना, यदि आपने किसी घर के मुखिया से बात कर ली है तो ये मत समझना उस मुखिया के हिसाब से पूरे लोग में वोट दे देंगे।